डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में हर बार की तरह हम 3 सेगमेंट्स के जरिए आप तक कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए बदलाव क्या हैं, नई तकनीक कौन से इस्तेमाल की जा रही है, इन तमाम बातों को आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप भी इन जानकारियों का इस्तेमाल कर खेती किसानी के अंदर नए परिवर्तन ला सकें, कामयाबी की नई इबारत लिख सकें। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान किसान की, फिर बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले रुक करते हैं मंत्रालय की ओर और जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी मिलेगी आज हमें मंत्रालय से। आज हम धान में लगने वाले कीट और रोग के प्रबंधन के संबंध में बात करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि अभी धान की बालियां सब निकल आई हैं, दाने पक रहे हैं और कुछ स्थानों पर तो अब धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है। इस समय भी हमें खेतों में बहुत प्रकार के कीट और रोगों का आक्रमण देखने को मिलता है, लेकिन इनका प्रबंधन हम सर्वेक्षण करके उस कीट और रोग की पहचान करके ही हमें प्रबंधन करना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय नासी जीव निगरानी प्रणाली NPSS ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप से हम हमारे फसल में जो लगे कीट है, रोग हैं, हम उसकी पहचान कर सकते हैं। वर्तमान में भी 61 महत्वपूर्ण फसलों के कीटों की पहचान इसके द्वारा की जा सकती है। साथ ही साथ 15 प्रमुख फसल है जिसमें धान भी शामिल है। उसकी जो भारत सरकार के केंद्रीय एकीकृत नासी जीव प्रबंधन केंद्र हैं, भारतीय अनुसंधान संस्थान के जो अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार के कृषि विभाग के द्वारा जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, उसके आधार पर वर्तमान में जो कीट और रोग की समस्या है उस पर जो सलाह दी जाती है वह जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो मेरा आग्रह है कि सभी किसान भाई इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और इस ऐप का प्रयोग करें ताकि आप कीट और रोगों का उचित पहचान करें और साथ ही उस कीट के लिए, उस रोग के लिए हमें जो अनुशंसित कीटनाशक है या रोगनाशक है, हम उसको ही उपचार में प्रयोग में लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। दिल्ली स्थित केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 21वें पशुधन गणना की शुरुआत की है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा। भारत के पशुधन क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने वाली नीतियों को आकार देने में पशुधन जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन, अमिताभ कांत, पशुपालन और डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय, पशुपालन आयुक्त अभिजीत मित्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, पशुधन की संगणना का कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो प्रति वर्ष में 5 वर्ष के बाद, प्रति 5 वर्ष के बाद यह संगणना सेंसस किया जाता है और इससे कई तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। यह 2025 तक चलेगा। पशुधन की संख्या, उनके नस्ल में क्या सुधार हो रहा है, किस नस्ल के कितने पशुधन हैं, पोल्ट्री में क्या विकास हुआ है, हर क्षेत्र में जो पशु हैं उनका सेंसस
इसके माध्यम से किया जाता है। बीमारियों के नियंत्रण में आगे उनके गणना के हिसाब जब रिपोर्ट आ जाता है तो उसके आधार पर जो उसके उत्थान के लिए जो पॉलिसी बनाना है उसमें ये काफ़ी सहायक होता है। उसके साथ साथ $25 मिलियन का जो पैंडेमिक फंड G20 के माध्यम से मिला है, उसके माध्यम से जो लाइव स्टॉक में, जो पशुधन में जो बीमारियां हैं उनके और उनके इलाज के लिए जो अस्पताल हैं उनका सुदृढ़ीकरण, उनका स्ट्रेंथनिंग, उनमें विकास, तो ये सारे कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया है और आने वाले समय में पशुधन के लिए के क्षेत्र में यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और आज ये प्रयास हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उस मिल्क प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। हम FMD मुक्त करने के लिए, ब्रुसेलोसिस मुक्त करने के लिए वैक्सीनेशन जो चला रहे हैं उसमें वैक्सीनेशन को मुक्त करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम इस दोनों रोग पर नियंत्रण कर लें और 2030 तक हम देश को रोग मुक्त पशुधन को का बनाएं ताकि हम निर्यात में पूरे देश में के अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए निर्यात में हम योगदान कर सकें। केंद्र प्रायोजित योजना है जो पशुधन के जनगणना का काम है, ये केंद्र की योजना है और 200 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट 2025 में प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पहले सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की। चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान की, जिसमें हम आज बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर अपार संभावनाएं हैं। किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ अगर डेयरी उद्योग से जुड़ते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। एक व्यवसाय के रूप में तो आप इसको ले ही सकते हैं, साथ ही साथ काफ़ी लोगों को ये रोज़गार मुहैया भी कराता है। इसमें क्या संभावना है, क्या कुछ खास है और कैसे इससे आप जुड़कर लाभ कमा सकते हैं, आइए देखते हैं इस खास सेगमेंट में। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें, बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें।
दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपने 2 महत्वपूर्ण सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया की, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ और देखते रहें कृषि दर्शन। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश में कृषि के क्षेत्र में हो रहे तमाम स्टार्टअप्स के बारे में। कृषि स्टार्टअप्स देश भर में अपने नाम कमा रहे हैं और न केवल अपने लिए आय का जरिया बना रहे हैं, बल्कि काफ़ी लोगों को इससे ज़रिए रोज़गार भी मिल रहा है। कृषि स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है और कैसे ये खेती के क्षेत्र में परिवर्तन ला रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। प्राकृतिक खेती को जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं, जिससे किसान कम लागत में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्राकृतिक खेती की खासियत ये है कि ये देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इस पद्धति में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खेती में इस पद्धति को अपनाना किसानों के लिए जरूरत बन गई है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। इसके लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आज बात करते हैं ऐसे ही एक सफल किसान शैलेंद्र सिंह की, जो गांव उपलाना हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती से होने वाले इन्हीं फायदों को जानकर इसे पूरी तरह से अपना लिया है। शैलेंद्र सिंह वर्ष 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में मुख्य फसल के रूप में धान, गेहूं, चना, सरसों और अलसी लगा रखी है, जिसे वे पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उपजा रहे हैं और प्राप्त उपज को बाजार में बेच मुनाफा भी कमा रहे हैं। आज के समय में शुद्ध चीजें जैसे लुप्त सी होती जा रही है। खान पान में शुद्धता की कमी होने का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के किसान और पशुपालक की जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे वे शुद्ध चीजों की उपलब्धता करा सके। यही कारण है कि शैलेंद्र सिंह ने अपने फार्म पर देसी किस्मों की गाय पालन भी करते हैं, जैसे साहिवाल, हरियाणा नस्ल। इन पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी वे अपने खेत में ही उगाते हैं।
जिसे खाकर पशु स्वस्थ रहते हैं और इन्हीं देसी गायों से शुद्ध दूध भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा प्राप्त दूध की प्रोसेसिंग कर वे शुद्ध घी भी बनाते हैं। शुद्धता की बात करें तो आजकल जो कि मिलावटी इतना मिल रहा है और ऊपर से शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और HF का दूध भी मिल रहा है जो कि शुद्ध नहीं होता है। अब A2 की बात करें तो A2 मिल्क तुम्हें साहिवाल में या हरियाणा नस्ल अपनी देसी गायों में मिलेगा, जो कि हमने रखा हुआ है। हम चारा जो सा है खुद उगाते हैं, आटा हमारा है, सरसों का खल हमारा है, चने की चूरी हमारी है, और जो सा मूंग है, मूंग का जो चूरा बचता है वो भी हमारा है। तो हम ये सभी चीज़ अपनी गायों को देते हैं, जिससे कि शुद्ध ऑर्गेनिक दूध हमें उपलब्ध हो जाता है। वो फ़िलहाल हम खुद अपने लिए कर रहे हैं, पर उसको प्रोसेस करके 3500 रुपये तक का हमारा घी निकल जाता है, जो कि 101% शुद्ध प्राकृतिक घी है। शैलेंद्र सिंह अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र जाते रहते हैं ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती से जुड़ी नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से बहुत सारी सी ट्रेनिंग भी ली है, जैसे डेयरी पशुपालन की ट्रेनिंग, केचुआ उत्पादन की ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार की। और हम इनको तकनीकी उत्पाद देते रहते हैं समय समय पर। जैसे अब की बार हमने इनके यहाँ पर जो हमारी पहली पंक्ति प्रदर्शनी होती है चने में वो और सरसों में, वो हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है। ये बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और ये प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह का मानना है कि रासायनिक खेती में खर्च ज्यादा आता है, जबकि प्राकृतिक खेती में बाजार से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना पड़ता, जिससे किसान को अधिक फायदा होता है। शैलेंद्र सिंह के पास एक दुकान भी है। खेत से प्राप्त उपज की प्रोसेसिंग कर वे उत्पादों को किसानों और बाजार में उपलब्ध कराते हैं। हमने जैसे कि पानीपत एक स्टोर किया है, एक हमारा असंत स्टोर है और एक करनाल है आर सेक्टर में। तो हम सभी किसानों को आमंत्रित करते हैं जो कि प्राकृतिक या जैविक किसान हैं कि वहाँ पे आएँ, अपना माल लाएं और वहाँ पे बिना किसी कॉस्ट को पे करे वहाँ पे अपना माल बेचें, जिससे कि उनको मुनाफा हो। अगर वो सभी किसान किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं या किसी कोई बल्क बायर है उसके पास जाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। वो कम से कम 40% वो मांग खड़े होते हैं। अब 40% मांग जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनको रेट बढ़ाना पड़ता है। रेट बढ़ाना पड़ता है तो उनका माल नहीं बिकता है। तो एक बहुत मुख्य समस्या है, जिसको देखते हुए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी किसानों को आमंत्रित कर दिया है। वहाँ पे टेबलें होंगी, वहाँ पे दोपहर का अपने चाय नाश्ता जो वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो अपना माल बेचें और अच्छी कीमत उनको मिल जाए। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती है, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बचे रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती है, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती लघु और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके साथ यहाँ एक और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे फार्मिंग इंडिया के बारे में कुछ खास जानकारी। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं
संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई आज क्या खास जानकारी भूमि के पास है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे किस फसल के लिए कौन सा उर्वरक उपयुक्त है। सही उर्वरक का चयन करना फसल की अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अलग अलग फसलों को अलग तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इसलिए हर फसल के लिए उपयुक्त उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि धान और गेहूं की फसल को नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन फसलों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं दलहनी फसलों में फास्फोरस और पोटाश की जरूरत अधिक होती है, जिससे उनकी जड़ों का विकास बेहतर होता है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। सब्जियों और बागवानी वाली फसलों के लिए संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें। किसानों के लिए यह भी आवश्यक है कि उर्वरकों का सही मात्रा और सही समय पर उपयोग करें। अत्यधिक उर्वरक का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है और फसल की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है। इसलिए उर्वरक का सही चयन और संतुलित मात्रा में उपयोग ही लाभदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है ई-नैम ऐप। जी हाँ दोस्तों, ई-नैम ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप देश भर की तमाम मंडियों का हाल जान सकते हैं। किसान भाई अच्छी फसल तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन बाज़ार में या फिर यूँ कहें कि मंडियों में उस उपज का सही दाम लेने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसान भाइयों को सही समय पर मंडियों के भाव की जानकारी नहीं हो पाती। ई-नैम ऐप उसका एक समाधान है। ई-नैम ऐप के ज़रिए आप देश भर की तमाम मंडियों में तमाम कृषि जिनसों के भाव मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन जान सकते हैं और अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद आपको मिल सकती है। तो ई-नैम ऐप का इस्तेमाल कीजिए और मंडियों में अपनी उपज को पहुंचाने से पहले तमाम जानकारियों का इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको अच्छे भाव मिल सकेंगे। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी।
लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से हमारे सभी किसान भाइयों को लाभ होगा और इन सभी जानकारियों का आप सही तरीके से सही समय पर जब लाभ उठाएंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा भी ले पाएंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे, जिससे हमारा देश भी विकसित होगा। हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krushidarshan@gmail.com। इसके अलावा दर्शकों, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा कृषि दर्शन में दिखाई गई इन सभी जानकारियों को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से आप दोबारा से भी देख पाएंगे। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियाँ लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने?